नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का किया शुभारंभ। सम्मेलन भारत मंडपम में हो रहा है और 5 नवंबर तक चलेगा। पीएम ने इस अवसर पर 1 लाख करोड़ रुपए के अनुसंधान, विकास एवं नवाचार योजना कोष का किया शुभारंभ। इस योजना का उद्देश्य देश में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। पीएम ने अपने संबोधन में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार की दिशा में भारत की उपलब्धियों को सराहा। पीएम ने कहा कि भारत अब तकनीकी का कंज्यूमर नहीं, तकनीकी के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन का अग्रदूत बन रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज सहरसा और कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सहरसा के पटेल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कटिहार के दियारा गांव स्थित हथिया के लेलहा चौक में निर्धारित सभा स्थल पर रैली करेंगे और भाजपा प्रत्याशी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के पक्ष में वोट मांगेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के गठन की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित विशेष सत्र के लिए उत्तराखंड विधानसभा पहुंची। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया और समान नागरिक संहिता लागू करने पर दी बधाई। विधानसभा को संविधान का अहम अंग बताया। भाजपा के स्टार प्रचारक और गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में 3 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 4 नवंबर तक केरल के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम स्थित उपराष्ट्रपति फातिमा माता राष्ट्रीय महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कोल्लम में फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉयर एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। तेलंगाना के रंगारेड्डी में हुए भीषण सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब एक बस और डंपर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हुई दुर्घटना पर दुख जताया और राहत राशि का ऐलान किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हुई दुर्घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा, बस दुर्घटना में कई लोगों की जान जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी रंगारेड्डी में हुए सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और राहत कार्यों के लिए तत्काल रूप से निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले के फलौदी में एक भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। रविवार देर शाम मतोड़ा क्षेत्र में एक तेज रफ्तार टेम्पो ट्रैवलर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर घटना पर दुख जताया है और हादसे में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा, राहुल गांधी मछली मारते रहें, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी अपने लोगों, बिहार और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के हित में काम करते हैं। जनता के बीच उन्हें लेकर प्यार और विश्वास का रिश्ता बढ़ता जा रहा है। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 2 सप्ताह के रसियन भाषा से संबंधित सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में किया गया है। समाज के अलग अलग वंचित वर्गों और दिव्यांगों के कल्याण, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए समावेशी और सशक्त जीवन की दृष्टि से क्षमताओं को पुनर्परिभाषित करने पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार दिव्यांगजनों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। भारत का सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र आज से 5 नवंबर तक अपने प्रमुख कार्यक्रम समुद्री सूचना साझाकरण कार्यशाला का तीसरे संस्करण की मेजबानी गुरुग्राम में करेगा। भारत 6 से 9 दिसंबर तक चंडीगढ़ में 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IISF 2025 की तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि ये महोत्सव भारत के विज्ञान आधारित नवाचार संचालित राष्ट्र में रूपांतरण को प्रदर्शित करेगा। जनजातीय नायकों के पराक्रम, दूरदर्शिता और योगदान को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 1 से 15 नवंबर तक पूरे देश में उत्साह के साथ शुरू। भारतीय नौसेना द्वारा प्रमुख सेवा के रूप में भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे त्रिसेवा सैन्य अभ्यास त्रिशूल का इस महीने की शुरुआत में प्रारंभ होगा। भारत दौरे पर आए बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़यानी से मुलाकात कर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली में स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। बहरीन के विदेश मंत्री अल ज़यानी डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए भारत पहुंचे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, 5वें भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की सार्थक चर्चाओं की प्रतीक्षा है। वाराणसी की पावन धरती को इस बार देव दीपावली पर 10 लाख से अधिक दीप जलाकर काशी को बनाया जाएगा अलौकिक। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का 67वां संस्करण दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में शुरू हो गया है। ये कार्यक्रम 2 नवंबर को शुरू हुआ और 29 नवंबर तक देश के 24 अलग अलग केंद्रों पर होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के दरभंगा में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा प्रहार किया और कहा कि कश्मीर में विवाद कांग्रेस की वजह से पैदा हुआ। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर को आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्त करने का काम किया है। गुजरात के वडोदरा जिले के सावली तालुका के नवीसारा गांव का आंगनबाड़ी केंद्र अब स्मार्ट सुविधाओं से सुसज्जित है। महिंद्रा, एक्सेलो और यूनाइटेड वे ऑफ वडोदरा की CSR पहल के तहत विकसित ये केंद्र आधुनिक शिक्षा, स्मार्ट टीवी और पोषण युक्त भोजन जैसी सुविधाओं से निजी प्ले स्कूलों को टक्कर दे रहा है। दिल्ली में 100 अटल कैंटीन खोलने की तैयारी की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली के शहरी गरीबों को सिर्फ 5 रुपए में स्वच्छ, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन देना है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती 25 दिसंबर से पहले परियोजना को शुरू करने की योजना है। इस कैंटीन के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। विश्व भर में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिवस। बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत नामित किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा आज मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना का शुभारंभ करेंगे। यह असम के नए स्नातकों को 1 वर्ष के लिए 2500 रुपए प्रति माह का समर्थन करने की एक पहल है। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा फिर से शुरू होने जा रही है। यह परंपरा 4 साल बाद फिर से शुरू हो रही है। कैबिनेट के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी मंजूरी दे दी। केरल सरकार त्रिशूर के विजन 2031 सांस्कृतिक संगोष्ठी का आयोजन करेगी। संस्कृति विभाग केरल संगीत नाटक अकादमी के थिएटर में विजन 2031 सांस्कृतिक संगोष्ठी का आयोजन करेगा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के एक मदरसे से नकली नोटों का बड़ा जखीरा मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जावर पुलिस ने पेठिया मदरसे के इमाम के कमरे से 19,78,000 रुपए जब्त किए। महाराष्ट्र पुलिस ने पेठिया मस्जिद के इमाम जुबेर को उसके एक साथी के साथ 10 लाख रुपए के नकली नोट खपाते हुए महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया था। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है।
LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में आज स्ट्रीट डॉग्स के मामले पर सुनवाई के दौरान लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी मौजूद रहे। इस दौरान कोर्ट के आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट दायर न करने पर मुख्य सचिवों ने माफी मांगी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अब से आगे होने वाली सुनवाई में आवारा कुत्तों के हमले से पीड़ित लोगों के पक्ष को भी सुना जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में 2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा और अन्य की याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज एन बीरेंद्र सिंह के ऑडियो टेप मामले पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें उन पर मणिपुर वाद विवाद की पृष्ठभूमि में कथित रूप से शामिल होने के आरोप हैं। आज कर्नाटक की ट्रायल कोर्ट में दर्शन थुगुदीपा मामले की सुनवाई होने की संभावना है। राजस्थान के सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है। पशु खरीद प्रवृत्ति के साथ साथ मनोरंजन और संस्कृति का संगम भी यहाँ देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन का आयोजन कर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में करीब 40 वर्षीय महिला और 3 साल के मासूम की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ में आज से 3 दिनों तक उनके पवित्र अस्थि अवशेष आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखे गए हैं। ओडिशा में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी बीच पर रेत कला के माध्यम से भारतीय महिला क्रिकेट टीम को आईसीसी महिला विश्व कप जीतने पर बधाई दी। आज के कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार हल्की गिरावट के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 0.15% की गिरावट के साथ 83,811 और निफ्टी 0.08% की मामूली गिरावट के साथ 25,688 पर था। सरकार के अनुसार डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0 का लक्ष्य संतृप्ति आधारित आउटरीच दृष्टिकोण के माध्यम से 2000 से अधिक शहरों और कस्बों में 2 करोड़ पेंशन भोगियों तक पहुंचना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडस्ट्री डेटा साझा करते हुए कहा कि भारत में यात्री वाहनों की बिक्री अक्टूबर में अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर रही। इसकी वजह जीएसटी सुधार और मजबूत त्योहारी मांग रही। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहद निर्यातक बना। वित्त वर्ष 2023-24 में देश की ओर से $177.55 मिलियन मूल्य के 1.07 लाख मीट्रिक टन शहद का निर्यात किया गया है। आईपीएफए और सेबी ने निवेशकों को सशक्त बनाने, दावा न किए गए लाभांश और शेयर संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए अमृतसर में निवेशक शिविर आयोजित किया। बाइक बुलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रॉयल एनफील्ड की अक्टूबर में कुल बिक्री 13% बढ़कर 1,24,951 इकाई हुई, जबकि पिछले साल इसी महीने में बिक्री 1,10,574 इकाई थी। रिपोर्ट के अनुसार भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बीते एक दशक में 6 गुना बढ़कर 2025 में $128 अरब हो गया है, जो कि 2015 में $21 अरब था। केंद्र सरकार ने ईपीएफओ के 73वें स्थापना दिवस पर एम्प्लॉयज एनरोलमेंट स्कीम 2025 की लॉन्च। ईपीएफओ की यह योजना 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक चलेगी। इस अवधि में नियोक्ता अपने कर्मचारियों को ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करवा सकते हैं और अतीत के अनुपालनों को नियमित कर सकते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 में मालगाड़ी संचालन में 48% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान करीब 1 टन माल को 1.15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तक पहुंचाया गया। जीएसटी संग्रह में सालाना आधार पर 4.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस साल अक्टूबर में कुल जीएसटी संग्रह करीब 1.96 लाख करोड़ रुपए रहा। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में भारतीय शेयर बाजार में मजबूत वापसी की। इस दौरान करीब 14,610 करोड़ रुपए का निवेश किया गया।
LIC म्यूचुअल फंड ने कंजम्पशन थीम पर आधारित अपनी नई थीमेटिक इक्विटी स्कीम LIC MF कंजम्पशन फंड को बाजार में उतारा, जो भारत के उपभोग और उससे जुड़े विभिन्न सेक्टर्स की कंपनियों में निवेश करेगा। इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड और अमेरिका के इन्वेस्को ने अपना एसेट मैनेजमेंट जॉइंट वेंचर औपचारिक रूप से स्थापित करने की घोषणा की। ये गठबंधन IIHL द्वारा इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट इंडिया के 60% हिस्सेदारी खरीदने के बाद पूरा हुआ। IAMI देश की 16वीं सबसे बड़ी घरेलू एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में देर रात 6.3 की तीव्रता के साथ शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और लगभग 260 लोग घायल हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका के साथ टैरिफ दबाव के बीच भारत के साथ अपने देश द्वारा की जा रही प्रगति का जिक्र किया है। कार्नी ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार तनाव के बीच कनाडा विदेशों में नई साझेदारी बना रहा है। ब्रिटेन में लंदन की हाई स्पीड ट्रेन पर 2 गुटों के बीच हुई चाकूबाजी में 9 लोग हुए घायल, जिनमें से 2 की हालत गंभीर। हमले की जानकारी मिलते ही ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस और सशस्त्र बलों ने ट्रेन को रोककर पूरे इलाके को घेर लिया। पुलिस ने 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया और दोनों ब्रिटेन के नागरिक हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने पूर्वी शेजे इलाके में एक कथित आतंकवादी को हवाई हमले में मार गिराया। IDF ने कहा कि ये घटना तब घटी जब एक टेरर ऑपरेटिव सेना की वापसी को चिन्हित करने वाली येलो लाइन को पार कर सैनिकों की ओर बढ़ा। IDF के अनुसार गाजा के लगभग 58% हिस्से पर अब भी इजरायली नियंत्रण है, जिसमें राफा, खान यूनिस और उत्तरी इलाके शामिल हैं। वहीं फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायली हमले में एक नागरिक की मौत की पुष्टि की और सेना पर एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली गाजा में अपने सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का जवाब देना जारी रखेगा और उन्होंने हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की धमकी भी दी। यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी पर स्थित तुआप्से पोर्ट पर ड्रोन हमले किए, जिससे रूसी तेल टर्मिनल के एक हिस्से में आग लग गई। वहीं रूस की एयर डिफेंस यूनिट ने दावा किया है कि उसने हमले के दौरान 164 यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र में रूस द्वारा रात में किए गए ड्रोन हमले से एक ट्रक किया नष्ट, जिसमें 2 लोगों की हुई मौत। मैक्सिको के सोनारा राज्य में हर्मोसिलो शहर के एक डिस्काउंट स्टोर में लगी आग में कम से कम 23 लोगों की मौत, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। यह हादसा उस वक्त हुआ जब देश भर में डे ऑफ द डेड उत्सव मनाया जा रहा था। वहीं सोनारा के गवर्नर ने हादसे की वजह पता लगाने के लिए एक पारदर्शी और विस्तृत जांच के आदेश दिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे। इस दौरान वाशिंगटन द्वारा कोरिया में बदलते सुरक्षा माहौल में अमेरिकी सैनिकों की भूमिका को नया रूप देने के लक्ष्य पर चर्चा की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स से सरकारी शटडाउन खत्म करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर डेमोक्रेट्स को मौका मिलेगा तो वो अपने फायदे के लिए इसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर कहा कि डेमोक्रेट्स न सिर्फ फिलिबस्टर को खत्म कर देंगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने हक में कर लेंगे। वो अमेरिका में 2 नए राज्य और 8 इलेक्टोरल बोर्ड भी जोड़ेंगे। और फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया द्वारा पेश किए गए उच्च स्तरीय ब्लैकवेल चिप्स तक केवल अमेरिकी ग्राहकों की ही पहुंच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एनवीडिया के चिप्स हर दूसरी चिप से 10 साल आगे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने तेहरान में देश के परमाणु ऊर्जा संगठन का दौरा किया और देश के परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रबंधकों और वैज्ञानिकों से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान पेजेश्कियन ने अपनी परमाणु सुविधाओं का और अधिक मजबूती से पुनर्निर्माण करने का संकल्प लिया और कहा कि देश परमाणु हथियार नहीं चाहता।
इजरायल ने हमास के साथ संघर्ष विराम में अदला बदली के समझौते के तहत गाजा में 3 बंधकों के शव प्राप्त किए। रेड क्रॉस द्वारा सौंपे गए अवशेष की तेल अवीव में राष्ट्रीय फॉरेंसिक संस्थान में पहचान की जाएगी। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डिक शूफ ने काहिरा की यात्रा के दौरान मिस्र से चोरी गई 3500 साल पुरानी मूर्ति वापस करने की घोषणा की। यह कलाकृति फराओ तृतीय के शासनकाल के एक अधिकारी की है। इसे 2022 में नीदरलैंड्स के एक कला मेले में जब्त किया गया था। भारत ने महिला विश्व कप जीतकर रचा इतिहास। महिला टीम ने पहली बार विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम की। भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया। टीम इंडिया की जीत में शेफाली वर्मा ने अहम रोल निभाया। भारत से मिले 299 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम लॉरा के शतक के बावजूद फाइनल मुकाबला हार गई। अफ्रीकी टीम ने 45 ओवर 3 गेंद में 246 रन पर ढेर हुई। दक्षिण अफ्रीका की ओर से कप्तान लॉरा ने सबसे अधिक 101 रन बनाए। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने सबसे अधिक 5 विकेट चटकाए, जबकि शेफाली वर्मा ने 2 विकेट लिए। शेफाली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, वहीं पूरी दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में शानदार जीत के लिए भारतीय महिला टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक जीत भविष्य की चैंपियन महिलाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में शानदार जीत के लिए भारतीय महिला टीम को बधाई देते हुए कहा कि ये टीम इंडिया की ऐतिहासिक उपलब्धि और देश के लिए गौरव का क्षण है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में शानदार जीत के लिए भारतीय महिला टीम को बधाई दी। उन्होंने एक पर लिखा कि विश्व चैंपियन टीम इंडिया को सलाम। कंगना रनौत ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों ने दिखा दिया कि दृढ़ निश्चय और टीम स्पिरिट से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारतीय टीम की शानदार जीत पर भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा के परिजनों ने खुशी जाहिर की। दीप्ति शर्मा के दादा दादी ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि इस जीत से पूरे देश को गर्व और खुशी है। देश की बेटियों की जीत के बाद पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता से लेकर चेन्नई तक फैंस ने सड़कों पर उतरकर खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। पहली बार महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीतने वाली टीम इंडिया के परिवार में खुशी का माहौल है। इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मोहाली में भारतीय क्रिकेटर अमनजोत कौर के घर पर देखने को मिला। अमनजोत कौर के परिवार और पड़ोसियों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी और गर्व से तिरंगा लहराया। टीम इंडिया की इस जीत ने पूरे देश के साथ साथ मोहाली को भी गर्व से भर दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 5 टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच होबार्ट में खेला गया। टीम इंडिया ने 5 विकेट से इस मैच में जीत हासिल की। मैच के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट ने कुलदीप यादव को भारतीय टी20 टीम से रिलीज कर दिया। वह अब बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ अनाधिकारिक टेस्ट खेलेंगे। पंजाब एफसी ने जीएमसी एथलेटिक स्टेडियम बंबोली में खेले गए ग्रुप सी के मुकाबले में मोहम्मदन एससी को 3-0 से हरा दिया। टूर्नामेंट में पंजाब एफसी की ये लगातार दूसरी जीत थी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।